डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी। पाठ का नाम है शाम एक किसान। ये एक कविता है जो सर विश्वदयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सीधी सरल कविता है। शाम का समय है और दृश्यों का वर्णन किया जा रहा है। उन सभी शाम के दृश्यों को एक किसान के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखिएगा, पहले कविता का जो परिचय सारांश यहाँ दिया हुआ है हम वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको कविता समझने में आसानी होगी। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम को प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अर्थात जाड़े की शाम है मतलब सर्दियों वाली शाम है, और वो शाम का जो दृश्य है उसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किसान के रूप में किया है। अर्थात प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को किसान का रूप दे दिया है। तो एक प्रकार से रूपक अलंकार या फिर मानवीकरण ऐसा आप इसमें समझ सकते हैं। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। शाम का समय है, सूर्यास्त होने वाला है, तो जो पहाड़ है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है? किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। सिर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे साफा बोलते हैं, ऐसा आप जानते होंगे। तो आकाश को साफे जैसा बना दिया गया है और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी हुई चादर के जैसी लग रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, जाड़े वाली शाम है, इसलिए ओढ़ना जरूरी है, तो चादर ओढ़ रखी होगी पैरों पर, ऐसा लग रहा है। तो नदी घुटनों पर रखी हुई चादर जैसी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान है। सर्दियां हैं तो अंगीठी जला करके हम लोग अलाव तापते हैं इस बॉडी को गर्म रखने के लिए। वो आग जल रही है अंगीठी में। ऐसे पलाश के फूलों को बताया गया है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। जो क्षितिज है उसे बोलते हैं जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि अंधेरा हो रहा है पूर्व की तरफ, क्योंकि सूर्य पश्चिम में जा रहा है तो पूर्व में अंधेरा होने लगेगा। तो वहाँ पर जो अंधेरा हो रहा है उसको झुंड में बैठी हुई भेड़ों जैसा बता दिया गया है। और पश्चिम दिशा में जो सूरज डूब रहा है उस डूबते हुए सूरज को चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति बताया गया है। चिलम भाई ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, विशेष रूप से वृद्धजन जो बूढ़े लोग होते हैं, वो एक प्रकार का नशीला धूम्रपान होता है जिसको चिलम बोलते हैं, वो पीते रहते हैं। तो उस पर आग रहती है उसके अंदर जलती हुई, तो उसकी तरह दिखाया गया है। ये पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो? अर्थात मानो कोई कह रहा हो कि सुनो, रात हो गई, चलो घर चलो। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा हो जाता है। तो ये कविता का सारांश था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कविता शुरू करेंगे। देखिएगा, लेखक का नाम है सर विश्वदयाल सक्सेना और ये यहाँ से शुरू होती है कविता। तो पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जो पहाड़ है उसको एक आदमी बता दिया गया है और उसने आकाश का साफा पहना हुआ है, बादलों का साफा पहना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। और सूरज की चिलम, सूरज रूपी चिलम, चिलम जैसा कि मैंने कहा कि एक नशीला धूम्रपान होता है, एक स्मोकिंग करने वाला एक सामान होता है, उसको चिलम बोलते हैं। तो वो यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो पहाड़ जो है एक बूढ़ा सा किसान है, सर्दियों का समय है और उसने अपने सर पे आसमान का साफा पहना हुआ है और वो सूरज की चिलम पी रहा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आगे देखो, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। चादर सी मतलब चादर के समान। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप देख सकते हैं चित्र में। जो नदी बह रही है ऐसा लग रहा है कि वो उस किसान के घुटने होंगे और वहाँ उन घुटनों पर चादर रखी हुई होगी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। आप देख रहे हैं किसान के ठीक सामने दो पौधे दिखाए गए हैं जिन पर लाल लाल फूल नज़र आ रहे हैं। उनको यहाँ पर अंगीठी की तरह, ये जो पलाश के फूल होते हैं प्यारे बच्चों, ये
बहुत ही गहरे लाल रंगों वाले होते हैं और देखने में ऐसे लगते हैं कि मानो वहाँ पर आग जल रही होगी, इसीलिए पलाश को जंगल की आग भी कह दिया जाता है। तो दहकना मतलब होता है जलना, तो ऐसा लग रहा है कि पास में ही जो है अंगीठी दहक रही है, अंगीठी जल रही है, अर्थात उसमें आग जल रही है, जो कि पलाश के फूलों की है। पलाश एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें बहुत ही गहरे लाल रंग के फूल आते हैं। और आगे देखते हैं, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ला देखिएगा, एक शब्द आया है गल्ला। ये गल्ला का मतलब होता है ग्रुप, समूह, झुंड। एक झुंड के समान, एक समूह के समान अंधेरा सिमट करके बैठा हुआ है। कहाँ पर? पूर्व दिशा में। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों के समूह के समान। क्योंकि सूर्य पश्चिम में जा रहा है तो पूर्व दिशा में अंधेरा ज़्यादा होगा, तो पूर्व में जो अंधेरा आ गया है उसको यहाँ पर भेड़ों के समूह के समान बता दिया गया है, क्योंकि भेड़ें हमेशा एक समूह में ही बैठती हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर भेड़ों का समूह दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़े हम लोग। अचानक बोला मोर। ये मोर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये मोर। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ लगा दी हो। और मोर जो बोला उसकी आवाज़ को कैसे बता दिया गया है? मानो कि कोई हमें पुकार रहा होगा और बोल रहा होगा सुनते हो, अर्थात मानो कि किसी ने उस किसान को बुला लिया हो। और तभी क्या हुआ? मोर के बोलने के बाद चिलम औंधी हो गई, अर्थात सूर्य उल्टा हो गया, अर्थात डूब गया, अस्त हो गया। धुआं उठा, अर्थात वहाँ अंधेरा होने लगा। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। तो इस प्रकार से शाम का समय था, सर्दियों का मौसम था। पहाड़, आसमान, नदी, पलाश के फूल है और ढलते हुए सूर्य, इन सभी चीज़ों को कल्पना करके कवि ने एक मानव के जैसा रूप दे दिया गया, जिसमें पहाड़ को एक किसान बता दिया गया, आसमान को उसके सिर पे बंधा हुआ साफा बता दिया, नदी जो बह रही थी पहाड़ के नीचे से उसको किसान के घुटनों पर रखा हुआ चादर बता दिया, पूर्व दिशा में जो अंधेरा हो रहा था उसको भेड़ों का झुंड बता दिया, सूरज को चिलम में जलती हुई आग बता दिया, और जंगल में पलाश के फूल जो खिले हुए थे उनको अंगीठी में जलती हुई आग बता दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रकृति की सभी चीज़ों को मानव से जोड़ करके दिखाया गया है। शाम का एक सुंदर दृश्य था। इसी के साथ में आपकी ये कविता पूरी हुई प्यारे बच्चों। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये आए या इसके प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न देखिएगा, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रकृति की विभिन्न चीज़ों को मानव का रूप दे दिया गया है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। एक की समानता दूसरे से बताई जाए तो उपमा कह लेते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको पांचों एक रूपताएँ कविता के अंदर। तो हम चलते हैं, ये देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। आकाश का साफा पहला है, सूरज की चिलम दूसरा, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी तीसरा, और पलाश के जंगल की अंगीठी ये चौथा हो गया, और भेड़ों के गले सा ये पांचवा हो गया। और भी आगे देखें हम लोग तो आगे भी है क्या? नहीं, आगे नहीं है, बस ये 5 ही हैं। तो ये 5 एक रूपताएँ या समानताएं या उपमाएं दी गई हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। ये आपको स्वयं करके बताना है भाई, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। शाम कब से शुरू होती है ये बताना होगा। एक तो आपको शाम कब से शुरू होती है इसके लिए आपको समय बताना पड़ेगा। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है? लगभग 5-7 मिनट लगते हैं, ये आपको बताने होंगे। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? शुरू में आसमान नीला रहता है, बाद में हल्का हल्का जो है ऑरेंज कलर का होने लगता है, फिर अचानक से थोड़ा लाल रंग का हो जाता है, और फिर जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एकदम से काले रंग का हो जाता है। ये सब बदलाव आते हैं, ये आपको देखने होंगे और फिर लिखने होंगे नोट करके। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। जैसे
मोर के बोलने को सुनते हो कहा गया है, वैसे ही आपको कल्पना करके बताना है कि कबूतर बोलता है तो उसको क्या बोलेंगे, कौवा बोलता है तो उसको मैना बोलती है, तो हंस बोलता है तो चील बोलती है, तो तोता बोलता है। ये 6 पक्षियों के दिए हुए हैं, आपको इनमें से कोई से भी 4 के करने होंगे, ये ध्यान रख लेना, पूरे मत करना। हाँ, आगे बढ़े हम लोग, कविता से आगे वाले ये आप स्वयं करेंगे, अनुमान और कल्पना आप स्वयं करेंगे। भाषा की बात, इस पे आ जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की बात वाले जितने भी प्रश्न हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं, समझने हैं और अपनी रफ नोटबुक में हल करने हैं। यदि भाषा की बात वाले प्रश्न में आपको कोई तकलीफ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। भाषा की बात वाले प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इनको ज़रूर करिएगा। ये था हमारा आज का पाठ, शाम एक किसान, जिसमें शाम को एक किसान के जैसा बता दिया गया है, उसका रूप दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।